वेलकम टू ऑल मेरे डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम लोग देखने वाले हैं बायो साइंस क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ये चैप्टर हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो आइए इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एसएस नाम से कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। व्हेन डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकर, यानी कह रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कहां कब लगता है, ठीक है, कब लगता है भाई, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकर्स व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट मूव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी दो सरफेसेस जब आपस में क्या हो, कांटेक्ट में हो और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर रही हो, कोई एक आगे जा रही हो पीछे जा रही हो, यानी ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करते हैं तब जाके लगता है फ्रिक्शन। जैसे भैया देखो, ये जो बच्ची है ये क्या कर रही है, इस पे फिसल रही है, स्लाइड कर रही है, तो ये यानी ये पोर्शन जो सरफेस है ये तो भाई स्टेशनरी है और ये क्या कर रही है गर्ल, मोशन करेगी, तो यानी दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वेट, कह रहा है कि वेट क्या होता है, वजन भार क्या होता है। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी इसके कहने का मीनिंग ये है बेटा कि जब भी क्या होता है वेट, मतलब जो अर्थ होती है किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी तरफ अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है उस फोर्स को बोला जाता है वेट, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई ये बॉल है, इसको जब हम छोड़ते हैं तो वो नीचे ही जाती है, नीचे जाती है मतलब अर्थ की तरफ जाती है। अर्थ जितने फोर्स से इस बॉल को खींच रही है उतना हो जाएगा उसका फोर्स, ठीक है। और अर्थ का जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट, फोर्स और वेट की एसआई यूनिट क्या होती हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट इज न्यूटन, ठीक है। चाहे फोर्स ले लो चाहे वेट ले लो, दोनों की यूनिट क्या होती हैं, न्यूटन ही होती हैं। क्योंकि फोर्स का हम फॉर्मूला जब देखेंगे तो वो क्या निकल के आता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास दैट इज m इंटू ए क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और जहां वेट की बात करें तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी होता है मास इंटू जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे ए भी एक्सेलरेशन है जी भी एक्सेलरेशन है, तो भाई दोनों की यूनिट्स क्या आनी है, सेम सेम आनी है। चलिए नेक्स्ट, और इनको देख पा रहे हैं आप, न्यूटन महोदय हैं, ठीक है, न्यूटन महाराज हैं जिन्होंने की ग्रेविटेशन, ग्रेविटी और इतने सारे रूल की एप्पल नीचे ही क्यों फॉल करता है, ग्रेविटी की डिस्कवरी की, ठीक है, इतनी सारी चीजें इन्होंने खोजी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, कह रहा है कि अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करो, किसका, ये जो नीचे दिए हैं इनका, ठीक है। ए ऑप्शन 50 ग्राम सॉल्ट का, ए गर्ल वेट इज 52 किलोग्राम, 8 mg ऑफ गोल्ड, इनका क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना। तो देखो भाई क्या करते हैं, ए 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो m की वैल्यू दी है 50 ग्राम, m यानी कि मास है, ग्राम में किलोग्राम में मास मेजर किया जाता है, तो m की वैल्यू, मास की वैल्यू दी है 50 ग्राम। 50 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि बैठेगा 0.05 किलोग्राम, ठीक है। अब इस g की वैल्यू हम सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कभी कभी हम लोग उसकी 9.8 ना रख के सीधे सीधे 10 रख दिया करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे 10 रख सकते हैं, नो इश्यू इन दैट, ठीक है। तो हम 10 से भी करेंगे तो बहुत ज्यादा कोई इश्यू नहीं आ जाएगा, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी। चलिए, तो वेट का हमने फॉर्मूला लगाया, वेट इक्वल टू W इक्वल टू m इंटू जी होता है। W इक्वल टू m की वैल्यू 0.05 और g की वैल्यू 9.8, तो ये आ जाएगा 0.49 और यूनिट ध्यान रखिएगा न्यूटन। अगर हमने यहाँ पे g की वैल्यू क्या रखी होती, अगर g की वैल्यू 10 रखी होती तो कितना आ जाता, ये आ जाता 0.5, तब आंसर कितना आ जाता, 0.5 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, ए गर्ल वेट 52 किलोग्राम, एक गर्ल का जो वेट है 50, एग्जैक्टली वेट यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मास होना चाहिए था, फिर भी अब उसने वेट पूछ ही लिया तो हम बताएंगे कि भाई जी की वैल्यू। अब देखो बेटा, ये जो जी की वैल्यू होती है अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू इतनी ही होती है, चाहे वो क्वेश्चन में दे या ना दे। चलिए फॉर्मूला फिर से भाई m इंटू जी, तो 52 इंटू 9.8 दैट इज ये बैठेगा जाके कितना 509.6, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 509.6 न्यूटन जाके बैठेगा। नेक्स्ट सी पार्ट,
8 mg गोल्ड, फिर से वही चीज, ठीक है, 8 मिलीग्राम है तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो ग्राम में आएगा, ग्राम को फिर से किलोग्राम में करने के लिए 1000, तो इसलिए 6 टाइम्स 0 यहाँ पे लगाया गया है। चलिए तो देखते हैं, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती ही होती है, तो m इंटू जी, फिर से वही फॉर्मूला लगाया, 8 इंटू दिस इंटू 9.8, तो ये जो वैल्यू बैठेगी जाके बैठेगी कितनी, 0.000004 4 टाइम्स 0 आएगा और 7.784 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल यहाँ पे देने हैं। चलिए क्या हो जाएंगे, देखिए एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती है और तब फोर्स लग रहा होता है तो उनको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से आ जाते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल अभी दिया था, एक छोटी बच्ची थी तो क्या कर रही थी, स्लाइड कर रही थी जब। चलिए मस्कुलर फोर्स, मसल्स का फोर्स, ये जो बॉडी फोर्स होता है इसको क्या कहते हैं, मसल्स फोर्स, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपने WWE की फाइट वगैरह देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो वहां पे देखिए इसके पास अभी जो फोर्स लगा रहा है, इसकी गर्दन जो पकड़े हुए है, ये किससे है, ये मसल फोर्स है। कौन सा है, मस्कुलर फोर्स है। चलिए तो देखो भाई, मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और क्या होता है, अब बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, यानी दो चीजें जब कॉन्टैक्ट में ना हो लेकिन फिर भी अगर फोर्स लग रहा है तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी ऑब्जेक्ट बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं आती हैं फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होती हैं। जैसे देखो भाई क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, नॉन मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नंबर 1 नॉन मैग्नेटिक फोर्स देख लेते हैं भाई, जैसे एक मैग्नेट होती है, यहाँ पे आयरन नेल्स, आयरन की कील पड़ी होती है, तो आयरन अपने आप इस तरफ खींचने लगती है, यानी उस पर एक फोर्स लग रहा है जबकि मैग्नेट उसके कांटेक्ट में नहीं है। इसी तरह से नॉन मैग्नेटिक फोर्सेस भी होते हैं। नेक्स्ट एसएस, तो इस तरह से फिर एसएस करने के लिए आपको और क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसने डिस्कवर किया था। ओके, द आंसर इज द इटालियन फिजिस्ट Evangelista Torricelli was the first to discover air pressure। तो यानी भाई ये नाम याद रखना है, इटली के थे, फिजिक्स के टीचर थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, Evangelista Torricelli इनका नाम है। तो इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कवर किया था पहली बार। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, एयर एंड लिक्विड आर टुगेदर कॉल्ड फ्लूइड। एयर होती है और जो लिक्विड होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। आप समझ लीजिए बेटा कि कोई भी गैस हो और कोई भी लिक्विड हो, तो जितने भी गैसेस होती हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, सब ये फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, या चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है एट सी लेवल। सी लेवल पे वैल्यू कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, चलिए देखते हैं। The value of atmospheric pressure at sea level is about 100 किलो पास्कल। K for किलो, PA मतलब पास्कल, ठीक है, और पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला जाता है। यानी कि हम जिस जमीन पर रह रहे हैं तो एयर का जो प्रेशर है हमारे ऊपर, सी लेवल की बात करें जनरली, तो कितना हो जाता है 100 किलो पास्कल, या इसको कभी कभी हम बार में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक दूसरी यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है। तो ये 100 किलो पास्कल को 1 बार भी बोला जाता है, ठीक है। फिलहाल आपकी बुक के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 किलो पास्कल। नेक्स्ट, नेम द क्वांटिटीज विच वी शुड नो। ऐसी क्वांटिटीज के नाम बताना है जिसको हमें जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर। अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, हमें जाननी चाहिए। चलिए देखते हैं, force and area are the quantities which we should know if we want to calculate the pressure। अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर यानी P कैलकुलेट करना है, तो हमें दो चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए। वन इज फोर्स एंड अनदर इज एरिया, ठीक है। यानी फोर्स और एरिया हमको पता होगा तभी हम प्रेशर निकाल पाएंगे, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। नेक्स्ट, What is the relation between pressure and altitude। प्रेशर और एल्टीट्यूड में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा हाइट, ठीक है। जैसे डेप्थ होता है गहराई, जमीन से नीचे जाते हैं हम, एक लेवल से नीचे जाते हैं तो उसको हम डेप्थ बोलते हैं, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, आप समझ के चलिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रेशर में और एल्टीट्यूड में, हाइट में क्या मतलब रिलेशन होता है। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, यानी आप जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे, डेप्थ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा।
नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट को बहुत पसंद है क्योंकि अच्छे खासे मार्क गेन कर लें। तो कुछ लोग तो चीटिंग करके भी करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर भी क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। क्या है? ए ड्रॉपर टू फिल आई ड्रॉप वर्क बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आई ड्रॉप्स, ठीक है, आप समझ रहे हैं। एक ड्रॉपर जो होता है, यानी आपने देखा होगा जब किसी आंख में कूड़ा कचरा कुछ चला जाता है तो हम क्या करते हैं, एक शीशी लेते हैं और जिसमें एक पॉइंट टाइप का ऐसे निकला होता है और वहां से ड्रॉप ऐसे टपक टपक के आईज में गिरती है, तो उसको कहते हैं ड्रॉपर। उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपर, ठीक है। ए ड्रॉपर टू फिल आई ड्रॉप वर्क्स बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आई ड्रॉपर का जो फंक्शनिंग होती है किसकी वजह से वो काम करता है? क्या वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से काम करता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो मैग्नेटिक फोर्स की बात तरह से काम करता है? नहीं। क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक? जी नहीं। क्या वो एयर प्रेशर की वजह से काम करता है? बिल्कुल, वो एयर प्रेशर की वजह से काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं। यू बाई ए बैग ऑफ शुगर, आपने एक शुगर का बैग खरीदा है ऑफ वेट डब्ल्यू, जिसका वेट कितना है? डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू है। ऑन अर्थ, कहां पे? अर्थ पे खरीदा, वहीं अर्थ पे रहते तो यहीं खरीदा होगा। यू टेक दिस बैग टू द मून, आप इस बैग को लेके मून पे चले गए। अब आप कहेंगे सर हम तो गए नहीं, हम कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि आप चले गए। वुड इट्स वेट बी द सेम देयर, यानी क्या वहां पे उसका वेट इतना ही रहेगा? कैपिटल डब्ल्यू ही रहेगा क्या? आंसर ए। कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम मून पे नहीं गए हैं। कुछ लोग ऐसा आंसर दे देते हैं, तो ठीक है भाई, आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो हो सकता है ये आंसर ना हो यहाँ पे। ओके, यस, वो कह रहा है कि सेम रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा सेम। बिकम्स w/10, w/10 भी नहीं होगा, बिकम्स w/6, ये आंसर करेक्ट है। तो देखो भाई, आंसर क्या हो जाएगा? बिकम्स w/6। तो आप जान लीजिए कि मून पे जो वेट होता है वो w/6 1/6 हो जाता है। जितना ओरिजिनल वेट रहेगा उसका 1/6 हो जाएगा, यानी चीजें वहां पे जाके हल्की लगने लगती हैं। क्यों लगने लगती हैं? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू g/6 हो जाती है। नेक्स्ट, What type of force is used in factories to purify air in chimneys? कह रहा है कि what type of force, किस टाइप का फोर्स यूज किया जाता है फैक्ट्रीज में टू प्योरीफाई एयर इन चिमनी, यानी चिमनीस, जो फैक्ट्री की चिमनी से जो एयर निकलती है उसको प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए किस टाइप के फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए मस्कुलर फोर्स, जी नहीं। मसल से कब हम दबाते हैं उसको, क्या खींचते हैं क्या? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, फिर भी जब कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे तब जाके आंसर देंगे। मैग्नेटिक फोर्स, तो वहां पे कोई मैग्नेटिक वगैरह, मैग्नेट्स वगैरह नहीं लगी होती हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स का यूज नहीं करते हैं, तो धुआं तो ऊपर जा रहा होता है। तो राइट आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज मूविंग ओवर हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस, एक बॉल जो है हॉरिजेंटल, बिल्कुल फ्लैट है, हॉरिजेंटल है, स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है विद एक कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। मान लिया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो लगातार उसी स्पीड से मोशन करती जा रही है, तो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। विच टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल, तो यानी कि बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ऑप्शन ए फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी नो फोर्स, ऑप्शन डी मस्कुलर फोर्स। देखो भाई, जब कभी भी वो कह दे सरफेस कैसी है? स्मूथ है, तो चिकनी सरफेस जो होती है, स्मूथ सरफेस जो होती है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। ठीक है भाई, स्मूथ है तो फ्रिक्शन कहां से होगा? ठीक है, तो ये जान लीजिए। ग्रेविटेशन फोर्स, बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड लगता है, अर्थ लगाती है, बिल्कुल लग रहा है इस पे। नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स कहां से है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a solid object is gently put on a liquid, जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को आराम से बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में किसमें, लिक्विड में रख दिया जाता है, ए बायंट फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पे एक बायंसी फोर्स, एक बायंट फोर्स लग रहा होता है। द बायंट फोर्स इज, बायंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है? चलिए जानते हैं। कब लगता है, कहाँ? इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बायंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है? जी नहीं, बायंट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन लगता है। इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। पैरेलल टू द सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट विद द लिक्विड, पैरेलल लगता है सॉलिड सरफेस के पैरेलल? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, कह रहा है कि यूनिफॉर्म लगता है सभी डायरेक्शन में, तो भाई सभी डायरेक्शन में नहीं लगता है वो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, यानी 20 सेक्शन है जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं।
चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह में आप लोग शेयर कीजिएगा इस चीज को, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वुड यू प्रीफर ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टू हैव ए वाइड फाउंडेशन और नैरो वन? वाई कह रहा है कि क्या आप प्रिफर करेंगे, इनमें से कौन सी कंडीशन आप प्रिफर करेंगे। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स बने हुए हैं, ऐसी कोई बिल्डिंग है, बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग है, ठीक है। उसमें आप क्या प्रिफर करेंगे, ए वाइड फाउंडेशन, जिसकी फाउंडेशन चौड़ी हो, ब्रॉड हो, और ए नैरो, यानी जिसका बेस जो है चौड़ा हो, वो प्रिफर करेंगे, या बिल्कुल पतला सा थिन हो वेरी, वो आप प्रिफर करेंगे। आंसर इज बी, वुड प्रिफर ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टू हैव ए वाइड फाउंडेशन, जिसकी फाउंडेशन बड़ी हो, चौड़ी हो, ज्यादा स्पेस लेती हो, एंड नॉट ए नैरो वन, वो नैरो नहीं होनी चाहिए, मतलब वाइड का मतलब वो जिसका एरिया क्या हो, ज्यादा हो, ऐसी हम बेस को प्रिफर करेंगे। बिकॉज ए वाइड फाउंडेशन प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर, वाइड फाउंडेशन होगी तो उसका क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा, उसका क्या होगा बेटा, एरिया ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब देखो भाई, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब ये नीचे वाली जो चीज है, एरिया अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फाउंडेशन एंड बिल्डिंग विल स्टे सेफ फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि वो लंबे समय तक सेफ रहे बिल्डिंग। चलिए नेक्स्ट, नेम टू इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर फोर्स। आपको ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताने हैं जिनसे फोर्स मेजर किया जा सकता है। कंपेयर देयर मेन फीचर, उनकी फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको भी आप कंपेयर करेंगे। ओके, द टू इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फोर्स आर, क्या है, नंबर 1 एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, नंबर 2 कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। ये हो गया इसका आंसर, और इसको कंपैरिजन करेंगे किसको, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस को, और कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस को हम कंपैरिजन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इट मेजर द पुल फोर्स, यानी ये केवल पुल फोर्स को मेजर कर पाएगा, एक्सटेंशन वाला है, पुल फोर्स को मेजर कर पाएगा जनरली, सामान्यतः। इट मेजर द कंप्रेशन फोर्स जनरली, ये सामान्यतः कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन मतलब दबाव वाला, जिसपे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दबाते हैं जिसको, ठीक है। पुल मतलब खींचते हैं। ओके, एक्सटेंशन वाले में क्या होता है, ग्रेटर द फोर्स मोर द स्प्रिंग स्ट्रेचेज, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना स्प्रिंग खिंचेगा, स्ट्रेच होगा, एक्सपेंड होगा। ओके, ग्रेटर द फोर्स मोर द स्प्रिंग कंप्रेसेस, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ दो डिफरेंस लिए थे हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इट। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करना है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और उस डिवाइस का नाम भी बताना है जिसकी मदद से हम ये नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ओके, द प्रेशर exerted on an object by the weight of air above it is defined as the atmospheric pressure। कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एयर भरी हुई है, रखी हुई है एयर, उसका जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो जितना प्रेशर लगाता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी आप जैसे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आपके सर के ऊपर कई किलोमीटर ऊपर तक एयर भरी हुई है, तो भाई एयर आपके सर के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, लेकिन वो इतनी हल्की होती है, उसका वेट इतना कम होता है कि हमें महसूस नहीं होता, लेकिन उसका कुछ तो वेट होता है, तो उस वेट, उस फोर्स की वजह से हमारे सर पे, ठीक है, हमारी बॉडी पे क्या लगता है, एक प्रेशर लगता है, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एयर के प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट, मैनोमीटर, मैनोमीटर जिसको हम प्रेशर गेज के नाम से भी जानते हैं, एंड मरकरी बैरोमीटर आर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आप कहिएगा मैनोमीटर या प्रेशर गेज और मरकरी बैरोमीटर ये यूज किए जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वेट रिलेटेड टू ग्रेविटी। कह रहा है कि किस तरह से वेट और ग्रेविटी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी इनमें कोई रिलेशन है। देखो भाई, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेनेट, किसी प्लेनेट पे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट मेजर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लेनेट का जो ग्रेविटी फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, उसके इक्वल होता है। तो यानी कि फोर्स और ग्रेविटी एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सेकेंड पॉइंट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, वेट इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्रेविटी जनरली अर्थ के रेस्पेक्ट में देखा जाए
तो वेट इज एक्चुअली, वेट है क्या, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, अर्थ का, जो एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। ये दो नोट पॉइंट थे, ठीक है, यानी मोर द ग्रेविटी मोर द वेट, ग्रेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैवियर इज द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा ग्रेविटी फोर्स होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा, यानी सीधे सीधे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन, ग्रेविटी एंड वेट। नेक्स्ट, व्हाट इज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है, चलिए जानते हैं क्या होता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ स्टेट्स दैट, पास्कल लॉ ये कहता है, क्या कहता है, प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑफ फ्लूइड ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कह रहा है कि प्रेशर जब अप्लाई किया जाता है ऑन वन पॉइंट, किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ऑफ फ्लूइड, लिक्विड में, फ्लूइड में या गैसेस में, फ्लूइड की बात कर रहा है, ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो वो सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर रूप से सेम मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भाई कोई वेट रखा है, उसकी वजह से इस पॉइंट पे पी पे कोई प्रेशर है, कितना है, पी है, तो वो इधर जितना लगेगा, ठीक है, यहां जितना लगेगा, यानी इस पॉइंट पे अगर प्रेशर मेजर किया जाए किसी भी डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे अगर प्रेशर मेजर किया जाए तो हर डायरेक्शन में उस प्रेशर की वैल्यू सेम सेम रहने वाली है। ये कहता है हमारा पास्कल लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टूडेंट मेड ए कंप्लेन टू हिज टीचर। एक स्टूडेंट ने कंप्लेन की है अपने टीचर से, क्या कहा है, दैट ही फेल्ट ए माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक, यानी उसको एक हल्का सा बिजली का झटका लगा है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा है, व्हेन ही सैट ऑन द प्लास्टिक चेयर, जब वो प्लास्टिक की चेयर पे बैठा। अब व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, इसका क्या संभव कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, ये आप सोच के बताइए। ये है क्वेश्चन। देखिए भाई, द स्टूडेंट फेल्ट ए माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन ही सैट ऑन द प्लास्टिक चेयर, उसको झटका लगा है, शॉक लगा इलेक्ट्रिसिटी का जब वो प्लास्टिक चेयर पे बैठा है, ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्सन डेवलप्ड ऑन द बॉडी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि देखो भाई, हमारी बॉडी के बीच और वो जो प्लास्टिक की चेयर है उसके बीच में क्या हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमने बताया था, ठीक है भाई, एक चीज और जान लीजिए, जब भी दो चीजें कोई कांटेक्ट में आती हैं उनमें आपस में फ्रिक्शन होता है, तो यानी कि उसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं या चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। नेक्स्ट, लुक एट द डायग्राम्स गिवन हेयर, स्टेट विच टीम विल विन। आपको ये बताना है, इस डायग्राम को देखना है और बताना है कौन सी टीम जीतने वाली है, एंड बाय हाउ मच फोर्स, और कितने फोर्स से जीतने वाली है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने सपोर्ट में आंसर भी दीजिए। ओके, टीम बी विल विन, टीम बी जीत जाएगी बाय 100 न्यूटन फोर्स, कितने फोर्स से, 100 न्यूटन फोर्स से जीत जाएगी, बिकॉज फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर। अब देखो बेटा, पहली टीम देख लेते हैं, इसमें क्या है, 300 न्यूटन इधर को लग रहा है, 300 न्यूटन इधर को लग रहा है, तो कोई सी टीम नहीं जीतेगी, ये रस्सी यहीं पे बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी इसी पोजीशन में, तो यहाँ तो ड्रॉ हो जाएगा मैच भाई, यहाँ पे ना कोई जीता ना कोई हारा। टीम बी की बात करें तो यहाँ पे फोर्स लगा है कितना, 400, और इस साइड कितना लगा है, 300, तो डेफिनेटली जो रोप है वो चली जाएगी किधर, इस साइड चली जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी टीम बी के केस में। कितने न्यूटन एक्स्ट्रा है, 100 न्यूटन, 400 300 कितना है, 100 न्यूटन एक्स्ट्रा है, तो टीम बी विल विन 100 न्यूटन फोर्स, बिकॉज फोर्स टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड इज 400 न्यूटन एंड फोर्स टुवर्ड राइट हैंड साइड इज 300 न्यूटन। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी इनकी बात कर रहा है, फोर्स इज मोर देन बाय 100 न्यूटन, कितना ज्यादा है, 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन से टीम बी जीत जाएगी, विन कर जाएगी। नेक्स्ट, What is the SI unit of force, कह रहा है कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है। Explain why sometimes an object does not move even after applying the force, यानी कभी कभी क्या होता है, फोर्स लगाने के बावजूद भी मोशन नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट में, ऐसा क्यों। चलिए तो पिछले वाले क्वेश्चन की मदद से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, कभी कभी एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, इवन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, फोर्स लगाने के बावजूद भी, बिकॉज, कारण क्या उसका, द नेट फोर्स, बिकॉज, ठीक है, ये दो बार टाइप हो गया आई थिंक, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और नॉट सफिशिएंट टू मूव
ओवरकम द प्री एग्जिस्टिंग फोर्स। देखो भाई जैसे इस केस में हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इधर भी 300 न्यूटन, इधर भी 300 न्यूटन, यानी कि इनके पास जो ऑब्जेक्ट लग रहा है तो एक लेफ्ट हैंड साइड 300, राइट हैंड साइड 3, तो नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल निकाला जाए तो इसको अगर हमने प्लस मान लिया तो इसको अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस मान लेंगे, तो टोटल कितना है 0, तो नेट फोर्स कितना आ गया 0। तो ऐसे भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है बेटा, कोई जैसे ब्लॉक रखा, भारी भरकम ब्लॉक रखा है और तुम 1-2 न्यूटन फोर्स लगा दो तो उतने में खिसकेगा ही नहीं, ठीक है, तो सफिशिएंट फोर्स नहीं लगाओगे तब भी नहीं खिसकेगा, मूव नहीं होगा ये। और आप कह लीजिए दोनों डायरेक्शन में, दोनों के चार्ज जितने भी डायरेक्शन लगे, अगर उनका नेट टोटल कितना आ रहा हो 0, तब भी वो मोशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पे आ गए हैं, चलिए देखते हैं क्या है। नंबर 1, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देके आप बताइए, समझाइए, हाउ प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। प्रेशर कैसे इंक्रीज हो जाता है डेप्थ के साथ साथ। चलिए अब डेप्थ नीचे जा रहे हैं, अब क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी हो, जैसे ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए फिर देखते हैं, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल देके मदद से समझा रहे हैं। टेक ए प्लास्टिक कंटेनर, एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए, ओपन सम होल्स, उसमें कुछ होल खोल लीजिए, एट डिफरेंट डेप्थ, डिफरेंट डेप्थ पर, पेस्ट टेक टू क्लोज दीज होल्स, ठीक है, उन होल्स को क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा, किससे, पेस्ट करके। होल फिल द कंटेनर विद वाटर, यानी ये होल खोलने के बाद इनको पेस्ट कर देना है, टेप चिपका देनी है। फिल द कंटेनर विद वाटर, उसको वाटर को क्या करना है, कंटेनर के साथ उसको क्या कर लेना है, रख देना है। रिमूव द टेप टू ओपन द होल्स, अब ये कंटेनर जो आपने नीचे रख दिया है, अब इन होल्स को आप टेप को हटा देंगे तो ये होल ओपन हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन, हमने क्या फाइंड आउट किया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द होल एट द लोअर पॉइंट इज मोर, ठीक है, यानी कि जो लोअर पॉइंट पे होल खोला था उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा। तो देखो कितनी है, वो यहां तक है, इतनी, और जो सबसे ऊपर वाला है उतने किसने कन्वर्ट डिस्टेंस ट्रेवल की है, केवल इतनी। तो यानी ऊपर वाला जो होल है उससे जो लिक्विड निकला है, वाटर जो निकला है, उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, और जो नीचे वाला है उसने ज्यादा दूरी तक वो जा रहा है। ओके, इट इज ड्यू टू द हाई प्रेशर, और ये किसके कारण हुआ, ये ज्यादा प्रेशर के कारण हुआ है, मतलब नीचे वाले होल में ज्यादा प्रेशर था इसलिए वो ज्यादा दूर तक गया है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है प्रेशर भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, ये रिजल्ट यहाँ पे निकल गया है, तो यही रिलेशन उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट, draw a bell label diagram of a mercury barometer and explain why a barometer will show a greater reading when taken down a coal mine। ठीक है, कोल माइन अलग अलग है, सेपरेट है। चलिए कह रहा है एक डायग्राम बनाना है किसका, मरकरी बैरोमीटर का, तो डायग्राम ये रहा, ठीक है, आगे देखते हैं। एंड एक्सप्लेन व्हाई ए बैरोमीटर विल शो ए ग्रेटर रीडिंग, बैरोमीटर की रीडिंग ज्यादा क्यों हो जाती है, यानी वो ज्यादा प्रेशर क्यों दिखाता है, व्हेन टेकन डाउन ए कोल माइन, जब उसको कोल माइन में लेके जाया जाता है। तो भाई हम जानते हैं कोल माइन क्या होता है, धरती के नीचे होती है, अर्थ के नीचे होती है, यानी ज्यादा डेप्थ में होते हैं, गहराई में होते हैं। तो अभी अभी देखा था कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो बैरोमीटर ज्यादा रीडिंग दिखाएगा, भाई ज्यादा प्रेशर दिखाना पड़ेगा ना उसको। चलिए, एज वी नो दैट प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता है। कोल माइंस आर इन डेप्थ, कोल माइंस डेप्थ में होती हैं, सो प्रेशर इन कोल माइंस आर मोर एंड हैंस बैरोमीटर शोज ए ग्रेटर रीडिंग, और इसलिए क्या करेगा, बैरोमीटर ज्यादा रीडिंग दिखाएगा, ज्यादा प्रेशर वहां पे शो करेगा। नेक्स्ट, लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, गिवन एन एग्जाम्पल, ये गिव, आई थिंक गिव होगा केवल यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कह रहा है, इफेक्ट्स फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनको लिस्ट करो, ठीक है, और एग्जाम्पल की मदद से समझाओ, ठीक है। एन एग्जाम्पल देना है किसका, सभी का एक एक एग्जाम्पल देना। तो चलिए पहला, फर्स्ट इफेक्ट क्या है फोर्स का, नंबर 1, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें कैसे भाई, फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड, जैसे कि हैंड से फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, आटा जो आप ये कर लगा रहे हैं, हैंड चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द डो, ये जो डो बना रहे, आटा मलना बोलते हैं जिसको, ये आटा लगाना बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, इसका शेप एंड साइज चेंज हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, फोर्स कैन शो
स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है और उसको रोक भी सकता है। इसका एग्जांपल, ये फोर्स का इफेक्ट हुआ। इसका एग्जांपल, व्हेन ए विकेट कीपर कैचेस द बॉल, जब एक विकेट कीपर बॉल को कैच कर रहा होता है, द स्पीड ऑफ द बॉल स्लोज डाउन एंड स्टॉप। तो देखो जैसे बॉल आएगी बहुत तेजी से आएगी, तो ये क्या करेगा, अपने हाथ पीछे 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 खींच लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगी या इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ए लॉन टेनिस प्लेयर एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द बॉल। एक लॉन टेनिस प्लेयर जो है वो फोर्स लगाता है किस पे, बॉल पे, टू हिट इट अवे फ्रॉम हिज, ठीक है, हिज और हर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, ये बॉल है, ये बॉल यहां से कहीं से चल के आ रही है, तो जैसे ही इन्होंने बैट मारा, तो ये प्लेयर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमारे इंडियन है, ठीक है, तो आप बताइएगा कौन है फिलहाल, ठीक है। तो जैसे ये बॉल इधर जा रही है, तो जैसे ही इन्होंने बैट मारा, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन अब इधर हो जाएगी, यानी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है फोर्स लगा के। Thus the direction of moving ball is changed, और इसलिए मूविंग बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। कह रहा है कि फोर्स क्या कर सकता है, कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, किसी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, और मेक ए मूविंग, और मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको और तेज मूव करा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, ए स्टेशनरी फुटबॉल और हॉकी बॉल कैन बी मेड टू मूव बाय गिविंग इट ए स्मॉल पुश। हॉकी बॉल हो या फुटबॉल है जो कि रुकी हुई है, इसको आप एक पुश मारेंगे, किक लगाएंगे, तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगी और विकेट कीपर तो नहीं बोलेंगे, गोल कीपर की तरफ ये मूव करने लगेगी बाय अप्लाइंग ए लिटिल फोर्स ऑन द एक्सेलरेटर। एक्सीलरेटर पे, यानी बाइक का, कार का हो सकता है, उस पे जब आप थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं तो मूविंग कार कैन बी मेड टू मूव फास्टर, कार और तेजी से मूव करने लगती है। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच इट डज नॉट डिपेंड। ये बताना है कि फ्लूइड प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान देना, नहीं करता है, वो बताने हैं। इफ ए चाइल्ड इमर्ज हिज और हर टॉय इन ए बकेट फिल्ड विद वाटर। एक चाइल्ड ने अपने खिलौने क्या कर दिए हैं, पानी से भरी एक बकेट में डुबो दिए हैं, इमर्स करा दिए हैं। इन विच डायरेक्शन विल द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द टॉय। तो किस डायरेक्शन में, ठीक है, टॉय पे प्रेशर लगेगा, ये आपको बताना है। चलिए भाई देखते हैं। फ्लूइड प्रेशर इज ए मेजरमेंट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो बेटा, जो आपकी बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। फ्लूइड प्रेशर इज ए मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। फ्लूइड प्रेशर जो होता है वो नापा जाता है कैसे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड में, और ऑन द सरफेस ऑफ ए क्लोज्ड कंटेनर, किसी क्लोज कंटेनर के सरफेस पे। फ्लूइड प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल मास। फ्लूइड प्रेशर टोटल मास पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ऑफ द लिक्विड, यानी इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। एज द गिवन दैट बायंट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, दिया हुआ है क्योंकि आपकी बुक में कि बायंट फोर्स जो होता है पर यूनिट एरिया, बायंट फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द प्रेशर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए क्या होगा, प्रेशर टॉयज पे अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा। लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ये तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर हो गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो फ्लूइड का जो प्रेशर रहेगा बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन नीचे की डायरेक्शन से भी एक फोर्स लगता है जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं, और पर यूनिट अगर एरिया काउंट करें तो वो फोर्स भी प्रेशर अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए इसको ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो जनरली प्रेशर जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, कंप्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो यानी अपवर्ड डायरेक्शन से ये प्रेशर, क्योंकि टॉय की बात करें तो बेटा प्लास्टिक के होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, तो वो उसको डुबाएगा भी तो वो क्या होगा, उस पर प्रेशर लगेगा, नीचे से बायंट फोर्स ज्यादा लगेगा, बायंट प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको शायद कंसिडर करते हुए यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। नेक्स्ट नोट, जिस चीज को हम बता रहे थे वो चीज आप समझ लीजिएगा। फ्लूइड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शन। फ्लूइड प्रेशर जो होता है किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे यूनिफॉर्म होता है, यानी कि इतनी डेप्थ पे, यहाँ पे अगर प्रेशर नापने जाएं तो इस पॉइंट पे इसमें चले जाओ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चले जाओ, सब डायरेक्शन में सेम होता है। सेकेंड थिंग इज इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ फ्लूइड विच इज अबव द टॉय। वेट जो फ्लूइड का है, जो कि टॉय के ऊपर अगर कोई फ्लूइड है, विल अप्लाई ए प्रेशर, वो प्रेशर अप्लाई कर देगा
in the downward direction, but buoyancy force tries to keep the objects up. Keep up the object, वो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अगर कोई लिक्विड टॉय के ऊपर है तो वो लिक्विड नीचे डुबोने की कोशिश करेगा, लेकिन जो लिक्विड नीचे है वो क्या करेगा, बायोंसी फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तो दो टाइप के प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जा रहे हैं, यही बात हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट, ए स्प्रिंटर प्रिफर शूज फिटेड विद स्पाइक्स। ये यहाँ पे शूज होगा, क्या होगा बेटा, SHOES, ठीक है, शूज कर लीजिएगा, शोज नहीं है, शूज है। फिटेड विद स्पाइक्स, यानी एक स्प्रिंटर जो होता है, आपने देखा होगा जो धावक होते हैं, ये क्रिकेटर जो होते हैं, वो भी उनके पैरों में ऐसे क्या होते हैं, स्पाइक्स निकले होते हैं, कांटे टाइप के कुछ निकले होते हैं ना, कीले वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ए स्प्रिंटर वो ऐसा क्यों करता है, ए स्प्रिंटर प्रेफर्स शूज फिटेड विद शूज है ना, यहाँ पे क्या होगा, शूज होएगा, ये शूज आ गया यहाँ पे, चलिए करेक्ट कर लीजिएगा इसको। शूज फिटेड विद स्पाइक्स बिकॉज स्पाइक्स ऑन द शूज, ठीक है, फिर से ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग ले लेता है जो, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। हेल्प टू गेट बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। देखो भाई, ये क्या होंगे, जब आप गीला होता है मैदान या कुछ होता है तो आप फिसले ना, तो ये जमीन में गड़ जाते हैं, बेटर ग्रिप देते हैं, इसलिए ये स्प्रिंटर क्या करते हैं, स्पाइक्स वाले शूज को प्रेफर करते हैं, ये इसका आंसर। तो जहां पे भाई ये शूज लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर लेंगे, ठीक है, शूज को क्या कर लेंगे, SHOES, उसको क्या कर लेंगे, सभी लोग शूज कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, ए बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन। एक बैलून है जो कि जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई है गैस, राइज टू सीलिंग, वो छत पे जाके राइज हो जाता है, यानी ऊपर उड़ते 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 छत पे जाके अटक जाता है। क्यों भाई, रीजन बताना है। ओके, ए बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, एक बैलून जो कि हाइड्रोजन गैस भरी हुई जिसमें, राइज टू द सीलिंग बिकॉज, क्यों, बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द बैलून इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इन बैलून पे जो नेट टोटल फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एज द हाइड्रोजन गैस इज लाइटर, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है देन एयर, हल्की होती है किससे, एयर से, ठीक है। सो एयर एक्सर्ट मोर बायोंसी फोर्स, तो एयर क्या करती है, ज्यादा बायोंसी फोर्स लगाती है देन द वेट ऑफ द बैलून, ठीक है। अब एयर की बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसके अंदर भरी हुई, ये जान लीजिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसके अंदर जो भरी हुई है वो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और बाहर क्या है, एयर। तो एयर भारी है, भारी चीज बाहर है, हल्की चीज अंदर है, तो भारी चीज तो ज्यादा प्रेशर लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तो बायोंसी फोर्स ज्यादा है और इसका वेट कम है, इसलिए ये ऊपर जाके सीलिंग में अटक जाती है, चिपक जाती है, चिपक तो नहीं जाएगी, मतलब वहां पे अटक जाती है, बस आप ये समझिए। नेक्स्ट, इट इज मोर कंफर्टेबल टू सिट ऑन ए बेड देन ऑन ए फेंस, कह रहा है कि एक बेड पे आसानी से कंफर्टेबल तरीके से बैठा जा सकता है, जबकि ऑन द फेंस, इस पे पाइप पे बैठ जाते हैं कुछ लोग, दीवार पे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इन पे बैठना थोड़ा मुश्किल है, टिपिकल होता है, यानी बेड पे बैठना कंफर्टेबली आसान होता है, ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। इट इज मोर कंफर्टेबल टू सिट ऑन बेड बिकॉज बेड हैज ए लार्ज एरिया, बेड का एरिया क्या है, लार्ज है, लार्ज का एरिया, और जहां जिस पोर्शन से जिस एरिया से हम बैठ रहे हैं वो भी ज्यादा एरिया बेड के कांटेक्ट में आता है। भाई एरिया ज्यादा है तो अपना एरिया भी तो होना चाहिए ना ज्यादा, ठीक है। चलिए, लार्ज एरिया एंड हैंस प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस, तो ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस होगा, प्रेशर लेस होगा तो हमें थकान कम होगी। सो वी विल फील मोर कंफर्टेबल वाइल, ठीक है, हैंस वाइल कंफर्टेबल वाइल, ठीक है, हैंस हैज स्मॉल एरिया एक्सर्ट मोर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे भाई थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, इज लेस सो फील मोर कंफर्टेबल, वो क्या करता है, मोर कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। और आप ये भी समझ सकते हैं, स्मॉल एरिया एक्सर्ट मोर प्रेशर, इसको कट कर देंगे, ठीक है, वाइल है ना, हैंस को कट कर देंगे, वाइल, ठीक है, हैज स्मॉल एरिया एक्सर्ट मोर प्रेशर, इसका प्रेशर क्या होगा, मोर होगा, जब एरिया कम है, यहाँ पे देखो कम एरिया से टिके हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा का प्रेशर वेट जो होगा हमारा यहीं पे टिका हुआ, सपोर्ट यहीं से, तो प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो इट इज लेस कंफर्टेबल, क्या हो जाएगा, लेस कंफर्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, वी डू नॉट फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इवन इफ इट इज ऑफ 100 किलोपास्कल, कह रहा है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो 100 किलोपास्कल होता है, लेकिन हमें तो फील होता ही नहीं, हमें फिर भी फील नहीं होता, क्यों ऐसा। ओके, वी डू नॉट फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इवन इफ इट इज 100 किलोपास्कल, ये 100 किलोपास्कल होता है फिर भी हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, बिकॉज द प्रेशर इन द साइड ऑफ अवर बॉडी, इन अवर ब्लड वेसल and the fluid inside of our body is equal to the atmospheric pressure and thus it counterbalanced। देखो कहने का मतलब क्या है, 100 किलोपास्कल है,
ठीक है, बिकॉज द प्रेशर साइड इनसाइड, ठीक है, यहां पे हाई एक लगा लेंगे, प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, इन अवर ब्लड, बॉडी के अंदर मतलब हमारे ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड वेसल्स, एंड द फ्लूइड इनसाइड इन अवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमारे ब्लड का जो प्रेशर अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, वो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग इक्वल होते हैं। तो बाहर से जितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, अंदर से भी उतना ही लग रहा है, तो यानी कि हम कहें कि नेट इफेक्ट लगभग कितना आता है, 0, तो हमें बहुत इसलिए प्रेशर एयर का फील नहीं होता है। एंड दिस दस इट काउंटर्स बैलेंस, और इसलिए क्या हो जाता है, एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हमें वो फील नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा इनसाइड, तो इनसाइड एक ही वर्ड है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट, द टिप ऑफ एन आयरन नेल शुड बी शार्प, जो टिप होती है आयरन की नेल की, जो कील की जो टिप है बेटा, ये जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए। क्यों? द टिप ऑफ एन आयरन नेल शुड बी शार्प बिकॉज शार्प नेल हैज लेस एरिया, शार्प नेल होगी तो जैसे हम ठोकने जाएंगे उसको, तो पुश करेंगे किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो शार्प एरिया क्या है उसका कम है, एरिया कम है, तो इजीली, यानी जब हम जरा सा ही फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा तो आसानी से इंसर्ट हो जाएगी। सो इट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगी, एंड नेल विल बी पेनिट्रेटेड इनटू द ऑब्जेक्ट, और नेल पेनिट्रेट हो जाएगी, धंस जाएगी किसमें, ऑब्जेक्ट में, तो आसानी से कील को हम पेनिट्रेट करा सकते हैं, इसलिए उसका एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, हैवी व्हीकल्स आर ऑफन फिटेड विद वाइड टायर्स, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं ज्यादा वाइड होते हैं, ज्यादा चौड़े होते हैं, उनकी विड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, उनकी जो विड्थ होती है बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक जो विड्थ है इनकी वो ज्यादा होती है, यानी ये वाली विड्थ, इस विड्थ की बात करें, है ना। टायर क्या होते हैं, ज्यादा चौड़े होते हैं, ज्यादा वाइड होते हैं, ऐसा क्यों? ओके, हैवी व्हीकल्स आर ऑफन फिटेड विद टायर्स सो दैट द वेट ऑफ व्हीकल्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर लार्ज एरिया, ताकि इस ट्रक का जो वेट है, इस व्हीकल का जो वेट है वो ज्यादा चौड़ाई तक, ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एंड अल्टीमेटली प्रेशर शुड बी लेस, अब जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इट विल प्रोवाइड ए लॉन्ग लाइफ टू टाइप्स नहीं बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टायर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टायर, तो यानी इसकी वजह से क्या होगा, वो लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कराएंगे, किसको, टायर्स को, ठीक है, किसको, टायर्स को। चलिए नेक्स्ट, स्पोर्ट्स कार्स आर ऑफन फिटेड विद वाइड बॉल टायर्स, कह रहा है कि जो स्पोर्ट्स कार होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, फिटेड विद वाइड, उनके टायर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, वर्ल्ड गंजे होते हैं, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे गंजा नहीं है, जो उनकी ब्रेक जो होती हैं, ग्रिप होती हैं, ठीक है, तो यानी वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं टायर्स, ऐसा क्यों? स्पोर्ट्स कार आर ऑफन फिटेड विद वाइड बॉल टायर सो दैट एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन टाइप्स, यहाँ पे फिर हो गया, ये जो ऑटोमेटिक स्पेलिंग करेक्ट हो जाती है वो हो जाता है, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टायर्स, तो बिटवीन द टायर्स के बीच क्या हो जाएगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, ग्रिप अच्छी बनेगी। ग्रिप देखो, दो चीजों से ग्रिप अच्छी बनती है, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था स्पाइक्स लगे होते अंदर धंस जाए, तो ये धंसेंगे तो नहीं, ठीक है, तो यानी इनका एरिया बढ़ा दो तो ग्रिप अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ट्रैक इज हाई बिटवीन टायर्स, और ट्रैक के बीच ग्रिप क्या हो जाएगा, हाई रहेगा, एरिया कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, हाई कांटेक्ट बिटवीन टायर्स एंड ट्रैक्स इज हाई, ठीक है, तो हाई कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, बिटवीन टायर्स एंड ट्रैक इज हाई, हाई कांटेक्ट एरिया प्रोवाइड बेटर ग्रिप, हाई कांटेक्ट एरिया की वजह से क्या होता है, ग्रिप बेटर हो जाती है ड्यूरिंग द टर्न्स एंड ब्रेक्स, क्या हो जाता है, ग्रिप हो जाती है अच्छी, और ब्रेक भी आसानी से आप लगा पाएंगे ड्यूरिंग द टर्न, जब आप टर्न लेते हैं या ब्रेक लगते हैं, ठीक है। ओके, तो इस लाइन को यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी गई, दिस लाइन इज यू कैन कट डाउन दिस, ठीक है, इस लाइन को आप कट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देना है कि भाई इस वाली लाइन को क्या कर देना है, आपको कट कर देना है ना, डबल बार ट्रैक हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, अभी क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, अब आए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि कुछ ही स्टूडेंट को शायद अच्छे लगते हैं, बचते हैं स्टूडेंट ऐसे, तो इनसे बचना नहीं बेटा, उनको समझना है और देखना है किस तरह से, काफी नॉलेज आपको देके जाते हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए इससे पहले एक बार वो बता देंगे आपको कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि और भी हम वीडियोज आपके लिए लेके आते रहें कंटिन्यूटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ए 100 kg मास ऑन 5 मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर 2 है एरिया, और 50 किलोग्राम मास ऑन 4 mm स्क्वायर एरिया, डू कैलकुलेशन टू फाइंड द आंसर। कहने का मतलब ये है, दो कंडीशन दी हैं, दो केस दिए हैं, वन इज 110 kg का मास है और वो 5 मीटर स्क्वायर एरिया पे रखा हुआ है,
दूसरा है 50 केजी का मास जो कि 4 mm स्क्वायर के एरिया पे रखा हुआ है। अब आपको ये बताना है किस केस में मोर प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। डू द कैलकुलेशन, उसके लिए कैलकुलेशन करके भी दिखानी है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आंसर केस 1 की बात करें, फर्स्ट केस यानी 110 केजी, m की वैल्यू हो गई 110 केजी, एरिया हो गया 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने मान लिया। आपको पहले जो कैलकुलेशन कराई थी हमने 9.8 से कराई थी, क्योंकि यहाँ पे और भी कैलकुलेशन है तो हमने यहाँ पे 10 सिंप्लीफिकेशन के लिए, आसानी के लिए, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए 10 मान ली है। आप 9.8 से भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गई g की वैल्यू। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, m इंटू जी। क्या होता है m इंटू जी, तो दिस इज m एंड 10 इज g, तो ये वैल्यू आ गई है 1100 न्यूटन, ठीक है। ओके, प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है लिख दे रहे हैं, ये होता है हमारा क्या, फोर्स दैट इज F, जिससे F से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय एरिया दैट इज A। तो फोर्स की वैल्यू आई है 1100 एंड एरिया की वैल्यू आई है 5 मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 220 पास्कल। कितनी आ गई है, 220 पास्कल। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। फर्स्ट केस में जो प्रेशर की वैल्यू आई है वो 220 पास्कल आई है। नेक्स्ट केस सेकंड की बात करें तो यहाँ पे m जो मास है वो 50 kg है, g की वैल्यू 10 है, फोर्स हो जाएगा 50 यानी कि m इंटू जी, 50 इंटू 10 दैट इज 500 न्यूटन। एरिया हो जाएगा 4 mm स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 mm स्क्वायर। जब इस mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4 5 6, 10 टू की पावर 6 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया फोर्स। अब लगा देंगे फॉर्मूला किसका, किसका लगाएंगे भाई, प्रेशर इक्वल टू, ये क्या है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स कितना है 500 न्यूटन, डिवाइड बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं, एरिया से। एरिया कितना है 4, और 4 के डिवाइड में क्या है, दिस वैल्यू, ठीक है। ये तो इसको, इसलिए ये वैल्यू कहाँ गई है, ऊपर आ गई है। तो इसलिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 125 और ये 6 टाइम 0 इतने पास्कल। तो भाई वहां पे आया था कितना, हम देख लेते हैं, 220 पास्कल आया था, और यहाँ पे आ रहा हो बहुत ज्यादा आ रहा है, 220 से तो बहुत ज्यादा पास्कल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपल समझ चुके हैं रिजल्ट। जो सेकंड केस है दैट इज 50 kg ऑन 4 mm स्क्वायर विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो इससे ये बताया गया था, देखो केवल मास को देख लेते हैं 110 kg और यहाँ पे मास था 50 kg, केवल मास को देखने से आप प्रेशर का आइडिया नहीं लगा सकते, एरिया से भी वो कैलकुलेट होती हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, फॉर द गिवन ब्लॉक, एक ब्लॉक दिया है, ये ब्लॉक दिया है आपको, विच ऑफ इट्स सरफेस विल एक्सर्ट मिनिमम प्रेशर। कह रहा है कि इसकी कौन सी सरफेस सबसे कम प्रेशर लगाएगी, एक्सर्ट करेगी। इफ इट्स वेट इज 6 न्यूटन, अगर इस ब्लॉक का वेट कितना हो 6 न्यूटन। तो भाई देखो ब्लॉक का वेट क्या है 6 न्यूटन है। अब आपको बताना है कौन सी सरफेस, यानी कौन सी सरफेस को नीचे की साइड करके रखें ताकि कम से कम प्रेशर लगे। चलिए कैलकुलेट द प्रेशर इन सच ए केस, ठीक है, आपको उस केस में प्रेशर भी फाइंड आउट करना है। चलिए हम तीनों का कर लेंगे, देखते हैं। सबसे पहले A1, पहली सरफेस हमने क्या माना है, A1 कौन सी है, H इंटू डब्ल्यू। H इंटू डब्ल्यू समझ रहे हैं बेटा, ये दिस इज H एंड दिस इज W, ये वाली सरफेस यानी ये साइड वाली जो सरफेस है ये, ठीक है, ये सरफेस हमारी कहलाएगी A1 सरफेस, ठीक है। ये सरफेस जो हो गई हमारी, ठीक है, ऐसे ये वाली सरफेस है हमारी A1। देखिए वैल्यू रख देंगे, एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू 6 दैट इज आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 इसी तरह A2 को हमने क्या मान लिया, W इंटू L। देखिए W इंटू L कौन सी है, तो दिस इज W, ठीक है, कौन सी है, ये वाली W हो गई और ये वाली हो गई L। यानी बात करें तो ये ऊपर वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, या इसके जस्ट अपोजिट जो होगी वो नीचे वाली सरफेस हो जाएगी। इसको हमने क्या मान लिया बेटा, इसको हमने A2 मान लिया। चलिए तो इसका कितनी हो जाएगी, वैल्यू रखेंगे W इंटू L की, W इज इक्वल टू 6 एंड L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड थर्ड A3 पे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, L इंटू H। L इंटू H मतलब ये हो गया L और ये हो गया H, यानी कि ये सामने वाली सरफेस या इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाली सरफेस जो हो गई है ना। तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 6 दैट इज, ये भी आ गया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम समझते हैं भाई प्रेशर कैसे निकाला जाता है। प्रेशर ऑन फर्स्ट सरफेस दैट इज P1, फर्स्ट सरफेस पे लगने वाला प्रेशर P1 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया 1 दैट इज A1। तो 6 न्यूटन फोर्स है और एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 डिवाइड बाय 36, तो देखो 6 से कितने टाइम कट जाएगा, ये कटेगा 6 टाइम, दैट इज 1/6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
इसी तरह जब प्रेशर निकालेंगे सेकेंड सरफेस पे जिसको हमने नाम दिया है P2, तो ये हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ 2, ठीक है, यानी दूसरी सरफेस का एरिया। तो यानी कि फिर से भाई फोर्स तो सेम है, 6 न्यूटन डिवाइड आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 1/8। सिमिलरली थर्ड वाले केस में जाएंगे तो P3 कितना आ जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय A3 एरिया 3 दैट इज 6 डिवाइड बाय 48, फिर से आ जाएगा 1/8 सेंटीमीटर। अब आप खुद देख पा रहे हैं कि भाई मिनिमम प्रेशर कितना हो जाएगा, तो मिनिमम प्रेशर हो जाएगा बेटा 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6, यानी आप जानते हैं 1/6 क्या होता है, कम होता है किससे, 1/8 से कम होता है क्या, ठीक है जी नहीं भाई, 1/6 क्या होता है, 1/6 तो ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जानो बेटा, ठीक है, 1/8 क्या होता है, कम होता है। 1/8 क्या है, कम। अब ये 1/8 किस केस में आ रहा है, ये दूसरे वाले एरिया के केस में भी आ रहा है, तीसरे वाले एरिया के केस में भी आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, in this block surface A2 that is W into L and the surface A3 जिसको हम कहते हैं L into H will produce minimum pressure। तो देखो भाई 1/8 कम होता है, छोटा होता है 1/6 से, तो यानी कि दो सरफेसेस हैं जो कम से कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, ठीक है, और वो कौन कौन सी है, सेकंड सरफेस है और थर्ड सरफेस। तो ये दोनों मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, चाहे तो 2 सरफेस को नीचे रख दो, चाहे आप थर्ड सरफेस को नीचे रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एलिफेंट वेट 2000 न्यूटन, कितना है, एक एलिफेंट है जिसका वेट 20,000 न्यूटन है एंड स्टैंड्स ऑन 1 फुट, और वो कितने पे खड़ा है, एक पैर पे खड़ा। आपने कितने पे खड़ा है, एक पैर पे खड़ा है, और 1 पैर का जो 1 लेग का जो उसका फुट का जो एरिया है वो कितना है बेटा, 1000 सेंटीमीटर। एक पैर का एरिया कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच प्रेशर वुड इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो देखो भाई वेट क्या होता है, वेट होता है हमारा फोर्स, और फोर्स कितना है 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन, ओके। एरिया कितना है 1 फीट का, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स कितना है 2000 न्यूटन, 1 फीट का एरिया कितना, 1 फुट का एरिया कितना है इसका, ये है आपका 1000, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा प्रेशर, ये आ गया 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एलिफेंट विल एक्सर्ट 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ऑन द ग्राउंड, अगर एक पैर पे वो खड़ा है तो। चलिए इस तरह से अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है हॉट्स, ठीक है। अब देखते हैं क्या है हॉट्स क्वेश्चन में। What would happen if gravitational force of the sun suddenly vanishes? क्या हो जाएगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन सडनली वेनिसेस, यानी सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से समाप्त हो जाए, अचानक से खत्म हो जाए, हो ही ना, बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा कुछ अगर हो तो हाइपोथेटिकल चीज है, फिर भी समझते हैं। इफ सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन वेनिसेस, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसका, सन का वेनिशेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, द प्लैनेट्स विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। प्लैनेट्स अभी जो ये है ना सन के चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड करके घूम रहे हैं, ये क्या होगा, एक सीधी लाइन में ऐसे मूव करने लगेंगे, या हो सकता है ये इधर मूव करने लगे, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करने लगेंगे, एक सीधी लाइन में मूव कर लेने लगेंगे, दैट इज, इसका मतलब ये निकला, दे विल लूज देयर ऑर्बिट, वो अपना रास्ता छोड़ के एक सीधी लाइन में भाग जाएंगे, ठीक है, ऑर्बिट और पाथ। इससे क्या फर्क पड़ेगा, द एंटायर सोलर सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई कहीं भागेगा कोई वहीं भागेगा, एंड मे गेट कोलिजन, और उनका टकराव भी हो सकता है, आपस में टक्कर भी हो सकती है ऑफ सम प्लैनेट्स, और जब टक्कर होगी तो कई बहुत सारे प्लैनेट तबाह भी हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ क्या हो जाए, सन का अगर खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए, अचानक से गायब हो जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड हॉट्स है, अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, अर्थ अट्रैक्ट करती है किसको, एप्पल को, यानी अर्थ की तरफ एप्पल गिरता है, द ट्री एंड इट फॉल्स ऑन इट, ठीक है, यानी अर्थ जो है ट्री पे लगने वाले एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और एप्पल गिर जाता है अर्थ की तरफ, बट द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं मूव करती, व्हाई, ये बताना आपको। भाई एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को, फिर एप्पल ही क्यों गिरा है अर्थ की तरफ, इसको आपको आंसर में एक्सप्लेन करना। चलिए जानते हैं, देखो क्या होता है, अर्थ एंड द एप्पल अट्रैक्ट ईच अदर बाय सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ और एप्पल हालांकि एक दूसरे पे सेम अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, एक 10 न्यूटन का लगा रहा है तो दूसरा भी 10 न्यूटन का लगाए, मतलब एक एग्जांपल दिया है तो मतलब सेम न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, सेम यूनिट लगाते हैं। एप्पल फास्ट टुवर्ड्स द अर्थ, फिर भी एप्पल गिरता है अर्थ की तरफ, एज इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी मोर ऑन एप्पल,
यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स का जो असर होगा वो एप्पल पे ज्यादा होगा, बिकॉज मास ऑफ एप्पल इज लेस, क्योंकि एप्पल क्या है, हल्का है, उसका मास हल्का कम है, ठीक है। बट अर्थ डू नॉट फॉल्स टुवर्ड्स द एप्पल, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाएगी, एप्पल की तरफ नहीं गिरेगी, क्योंकि बिकॉज इफेक्ट ऑफ दैट सेम फोर्स इज लेस ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स ह्यूज मास, क्योंकि भाई जो एप्पल फोर्स लगा रहा है, हालांकि अर्थ के बराबर ही लगा रहा है, लेकिन अर्थ पे क्या होगा, उस फोर्स का इफेक्ट कम होगा, क्यों, क्योंकि वो बड़ी है, उसका मास ज्यादा है, ठीक है। यानी आप समझिए किसी इंसान ने एक थप्पड़ मारा, एक बहुत ही कमजोर इंसान को सेम फोर्स से मारा, एक तगड़े इंसान को मारा कम फोर्स से, तो कम वाले के ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा होगा और तगड़े वाले के लिए, हैवी इंसान के लिए क्या होगा, उस पर इफेक्ट कम होगा, ठीक है। यानी फोर्स तो सेम लगेगा लेकिन इफेक्ट कम और ज्यादा हो जाएगा। चलिए, इस तरह से आज को आप वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मोटिवेट होते रहिए और मोटिवेट करते रहिए। चलिए, तब तक लेके हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।